हम अमेरिकी राजदूत वेन पीटरसन के जो उनका पूर्व जन्मों का अनुभव था उसका ज़िक्र कर रहे थे। पिछली 2 कड़ियों में मैं आपको वेन पीटरसन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेन पीटरसन ने जो एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरीके से वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, तो उनको मेडिटेशन के समय इस तरह के एक्सपीरियंस हुए कि जैसे उनका मार्गदर्शक उन्हें निर्देश दे रहा है कि क्या तुम अपना पूर्व जन्म देखना चाहते हो? और इस तरीके से शुरुआत हुई उनका अपने पूर्व जन्मों को जानने की जो यात्रा है, वो इस तरीके से शुरू हुई। वेन पीटरसन एक राजनीतिज्ञ थे और उनका पेंटिंग से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक विशेष तरह की, जो वेनिस शहर में जिस तरह की इमारतें होती हैं, उनकी पेंटिंग्स बखूबी बनाया करते थे और उनकी पेंटिंग्स देख के सब लोग हैरान रहते थे कि इतनी बारीकी से किस तरीके से वेन पीटरसन, और स्पेशली सिर्फ इसी तरह की पेंटिंग्स इमारतों की, वो भी सिर्फ वेनिस की इमारतों की, किस तरीके से ये पेंटिंग करते हैं, जिसका जवाब खुद वेन पीटरसन के पास भी नहीं होता था। अब वेन पीटरसन जब अपने पूर्व जन्मों की इस यात्रा पर थे, तो उन्होंने वेनिस शहर की इमारतों के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, विशेष रूप से जो इमारतें ग्रांड नहर के करीब बनी हुई हैं, उनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, उनको उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उन्होंने बहुत खोजबीन शुरू करी। बहुत खोजने के बाद उन्हें वो जिस नहर का ज़िक्र कर रहे थे, उस नहर के बगल में एक घर मिला। ये एक किताबों के ज़रिए जो उन्हें जानकारी मिली, वो ग्रैंड कैनाल में खुलता था और उसके पीछे एक सफ़ेद पुल था, एक लहराता हुआ सा पुल, और घर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा था जैसा कि उन्होंने अपनी मेडिटेशन के समय अपने पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस में देखा था। लेकिन इससे बड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। ये घर एक राजनीतिज्ञ का था जिनका नाम था फ्रांसिस्को फोस्कैरी, और जिस इमारत को वेन पीटरसन देख रहे थे, ये फ्रांसिस्को फोस्कैरी जो एक राजनेता थे, उन्हीं के द्वारा ये इमारत बनवाई गई थी। और ख़ुद फ्रांसिस्को इसमें सन 1373 से लेके 1457 तक लगभग अपने पूरे जीवन काल में वो वहीं रहे थे। अब ये जो राज था ना कि क्यों फ्रांसिस्को फोस्कैरी ये नाम आकर्षित करता था वेन पीटरसन को, और क्यों वो अपने बचपन से ही ये बोला करते थे कि नहीं, मेरा नाम तो फ्रांसिस्को फोस्कैरी है, तो ये राज अब जाके खुल रहा था। खैर, आगे जब वेनिस की ओर यात्रा शुरू करी वेन पीटरसन ने, तो उन्होंने जहाँ पे फ्रांसिस्को फोस्कैरी को दफनाया गया था, उस जगह को खोजने की कोशिश की। क्योंकि फोस्कैरी एक राजनेता थे, तो उस समय के जो अधिकांश राजनेता थे, उन्हें जहाँ पर दफनाया गया था, तो ये तर्क दिया गया वेन पीटरसन को कि हो सकता है उनकी जो कब्रगाह है वो भी आपको वहीं मिले। वेन पीटरसन ने बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ पर फोस्कैरी का मकबरा नहीं था। खैर, बाद में जब वेन पीटरसन ऐसे ही वेनिस की सड़कों पर यूं ही बस घूम रहे थे, तो एक स्थान है जिसे फारी कहा जाता है। वहाँ जब उन्होंने प्रवेश किया उस वेनिस के उस स्थान पर, तो उनका बस मन से एक अंदर से आवाज़ आ रही थी उनको कि शायद उन्हें यहाँ कुछ मिलेगा। वेन पीटरसन एक स्थान तक पहुँचे। उस स्थान पर जो आने जाने वाले थे उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, मतलब जो यात्रीगण थे उनको वहाँ से क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा था। इसके बावजूद एक बाधा थी, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी उनका मन कह रहा था कि कुछ है इस स्थान पर। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये वो जहाँ उन्हें जाने से रोका जा रहा था, वो वहाँ जाने की इच्छा रख रहे थे। उनके मन की आवाज़ थी। खैर, वो वेदी उस जगह पर गए। वहाँ पर उन्हें फोस्कैरो का मकबरा मिला। शायद वो मकबरा भी एक नकली मकबरा होगा, उसके पीछे शायद एक असली मकबरा होगा जहाँ फोस्कैरी को दफन किया गया होगा। तो वेन पीटरसन कहते हैं कि उन्हें रोका जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उस वेदी के पीछे गए, और जहाँ पर वास्तव में फ्रांसिस्को फोस्कैरी का मकबरा था, वो वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर उन्हें कोई गाइड नहीं कर रहा, वो खुद भी कुछ नहीं जानते, बस अंतर्ज्ञान से सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी उनको। मेडिटेशन के समय उनको कुछ दिखा, उनके मार्गदर्शक से उन्हें कुछ गाइडेंस मिली जिसे वो रिसीव कर पाए, और
अंतर्ज्ञान, बस मन कह रहा था कि यहाँ कुछ है, और एग्जैक्टली वो मकबरा देखने के बाद भी मन कह रहा था कि नहीं, इसके पीछे भी कुछ है। और वो आवाज़ उनकी सही थी, वो असली मकबरा नहीं था, असली मकबरा उसके पीछे था। अब यहाँ पर बहुत सारी शारीरिक समानताएं भी रहीं वेन पीटरसन के और फ्रांसिस्को फोस्कैरी में। उनकी शारीरिक समानताएं बहुत थी, और उन दोनों में एक अभिनय प्रतिभा थी, एक जिसे कला कहते हैं ना, अच्छी पेंटिंग, ये कला दोनों में थी। और दोनों बेहतरीन राजनीतिज्ञ थे, और दोनों ने ही अपना जो उनका राजनीतिक कैरियर रहा उसमें उन्होंने खास तौर पर गरीब लोगों के लिए काम किया। और सिर्फ इतना नहीं, शायद कोई भौगोलिक स्मृति रही होगी जो वेनिस पहुंचकर बिना किसी गाइडेंस के वेन पीटरसन अपनी ही कब्रगाह तक, यानी फोस्कैरी की कब्रगाह तक भी पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ वेन पीटरसन कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। जो अपने मार्गदर्शक, जिसका नाम उन्होंने मैत्रेय रखा, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैत्रेय की वजह से हुआ। उसी की टेलीपैथिक गाइडेंस मुझे मिल रही थी, उसी के अनुसार मैं उस घर तक पहुंचा। मैंने अपने मेडिटेशन में वो स्थान देखा, मैं उन किताबों को ढूंढ पाया जहां मुझे वो घर मिला, और मैं उस मकबरे तक पहुंच पाया। और मैं समझ पाया कि क्यों मैं बचपन से फ्रांसिस्को फोस्कैरी मेरा नाम है, मेरा नाम वेन पीटरसन नहीं है, ये मैं बचपन से कहा करता था, मैं क्यों कहा करता था। ये सारे राज मेरे मार्गदर्शक ने मुझ पर खोले, मैंने कुछ नहीं किया। अब वेन पीटरसन का केस यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ फोस्कैरी नहीं, उन्हें अपने एक और जीवन की याद आई, और वो जीवन भी राजवंश से ही जुड़ा था। जैसे कि वो इस बर्थ में भी एक राजनीतिज्ञ थे, फ्रांसिस्को फोस्कैरी के रूप में भी एक राजनीतिज्ञ थे, और उस बर्थ की जो एक और बर्थ उन्हें याद आया उसमें भी वो राजवंश से ही ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ मैंने आप सभी के साथ फ्रांसिस्को फोस्कैरी और वेन पीटरसन, इन दोनों की फ़ोटोज़ भी शेयर की हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों फ़ोटोज़ एक ही पोज़ में हैं, इस दोनों ही साइड पोज़ में ली गई हैं, और किस तरीके से नैन नक्श मिलते जुलते हैं, काफ़ी हद तक स्माइल मिलती जुलती है। आप कह सकते हैं खड़े होने का अंदाज़ भी मिलता जुलता है, देखने का अंदाज़ भी मिलता जुलता है। तो ये तो खैर एक जो इस फील्ड के महारथी हैं वो बहुत बारीकी से इन चीज़ों की जाँच कर पाते हैं। हमें कई बार नहीं भी समझ आता। हम कई बार, क्योंकि हम ऊपरी तौर पर नैन नक्श देखते हैं ना, तो हमें कई बार नहीं भी समझ आता। लेकिन जो इस विषय पे डीप रिसर्च करते हैं वो बहुत बारीकी से जांच कर पाते हैं। इसके अलावा वेन पीटरसन ने लुइस बेटरबिल्ड इस नाम से एक महिला के रूप में भी जन्म लिया था। तो वो फ़ोटोज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे चल के हम इनके केस का भी जिक्र करेंगे अगली कड़ी में कि क्या बर्थ था इनका, उस रूप में वो राजवंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो क्या रोल था इनका। तो यहाँ पर वो फ़ोटोज़ भी आप सभी के साथ मैंने शेयर करी हैं। इन सब जो इतने सारे केस अब तक हम देख चुके हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि कितना कुछ ट्रांसफ़र होता है एक बर्थ से दूसरे बर्थ में। बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ों को अभी समझ में आ रहा है ना, ये ज्ञान तो अभी सुलझा लिया जाए, नेक्स्ट बर्थ तक पहुँचने की नौबत ही ना आए। अगर हम अपनी सारी गांठें यहीं ख़त्म कर जाएंगे तो आगे तक कुछ जाएगा ही नहीं, आगे तक जो जाएगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपना फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस शेयर किया है, जिसमें परमात्मा, मनुष्य का जीवन, मृत्यु के बाद की दुनिया, इस विषय में जो बहुत डीप रिसर्च की गई है उसके विषय में जानकारी दी गई है। वो वीडियो सुनने में, समझने में थोड़ी मुश्किल हैं, इसलिए शायद उनके श्रोतागण कम हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुश्किल ज्ञान भी सुनने समझने की इच्छुक हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर एक बार जाके उन वीडियोस पर नज़र डाल सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।